बैंकिंग बैंकिंग में बच्चे हमारे पास दो तरह के बैंक्स होते हैं, सेंट्रल और कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक, यस, सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा होता है? एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इंडिया का एपेक्स बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम अलग पढ़ेंगे और कमर्शियल बैंक्स के बारे में हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो बाकी सारे बैंक अदर देन कमर्शियल। तो कमर्शियल एज अ नेम सजेस्ट्स और सेज, कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जो कि पैसे से या प्रॉफिट के लिए चलता है। ठीक है, वेलफेयर के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए चलता है, उसको हम कमर्शियल कहते हैं। सो अब कोई भी बैंक है वो कैसे पैसा कमाता है? उन लोगों से पैसा लेके जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, और उन लोगों को पैसा देके जिन जो ये दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स और मनी, दैट मीन्स लेंडिंग। ठीक है, द फंड्स, राइट? सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच अ बैंक जो है इट अर्न्स प्रॉफिट। से फॉर एग्जाम्पल, सबीरा हैड सम एक्स्ट्रा फंड्स, उसने मुझे क्या किया? पैसे मेरे पास आके बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, आई एम ऑफरिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ से सपोज 5% पर एनम ऑन योर डिपॉजिट्स। ठीक है, अगर अगर पूरा साल मेरे पास अपने पैसे जमा करके रखती है, तो मैं उसको उसके पैसों के ऊपर 5% देती हूँ। अब मेरे पास कार्तिक आया, उसको पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ? लेंड कर रही हूँ। वो क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। आई होप इतना पता है, जो देता है उसको लेंडर बोलते हैं या लेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो कि लोन लेता है या जिसको आप सामान देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जिसको उधार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बोरोवर। और उस प्रोसेस को बोरोइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आया, इसने पैसे लिए, तो मैं इसको जो फंड्स बोरो करूंगी, लेंड करूंगी, सॉरी, दैट विल बी से सपोज एट द रेट ऑफ 5.8%। ठीक है, मैं दे कितना रही हूँ? पैसे इसके हैं, मैं इसको कितना इंटरेस्ट दे रही हूँ? 5%। उसको कितना दे रही हूँ? उससे कितना ले रही हूँ? 5.8। सो एक्स्ट्रा 0.8% दैट आई एम अर्निंग थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, इज माई प्रॉफिट। यस, सो दैट्स माई, मतलब मैं यहाँ पे आई एम नॉट हियर फॉर वेलफेयर बट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यही मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन बन जाता है किसका? बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, commercial bank is a financial institution which performs the functions of what? Accepting deposits from the public and making loans and advances for the purpose of earning profit. समझ आया ना कैसे? मैं डिपॉजिट्स पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हूँ और बोरोइंग्स पे ज्यादा लेती हूँ। ठीक है, so there are two primary functions. Number one is accepting deposits and second is advancing loans. अब यहाँ पे ना देखो, this chapter seems very simple and straightforward, but the only catch here is that they won't specify, they won't tell you to write any functions of central or commercial bank. They'll specify कि कौन सा फंक्शन लिखना है। ठीक है, यूजुअली इसका क्वेश्चन कैसे आता है? या तो ऐसा आ जाएगा कि प्राइमरी फंक्शंस डिफाइन करो। प्राइमरी के लिए यू शुड नो कि ये दोनों है, बाकी सारे सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शंस है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के लिए ना वो ऐसा कहेगा दैट डिफाइन या फिर एक्सप्लेन या कमेंट या कुछ भी कह लो, इलाबोरेट द फंक्शन ऑफ एडवाइजर, सॉरी, एज अ बैंकर और एन एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही लिखना है, उसके अलावा नहीं आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं। अगर आपने लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो उसके ऊपर आपने 2 लाइन्स पे पूरी लिख ली, 4 मार्क्स का आंसर हुआ तो 4 के 4 मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें यही बात है दैट यू शुड बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वो तो चलो ठीक है, और साथ में पेपर में क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्या अगर सिंपल क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन पे आ गया, वो तो सबका फेवरेट होता ही है, उस पे तो मार्क्स फुल मिल ही जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, वो फंक्शन कौन सा कह रहा है आपको डिफाइन करने के लिए, उसके ऊपर आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली मतलब मैंने जो देखा है बच्चे कैसे करते हैं कि अगर बोल दिया फंक्शन तो वो कोई भी फंक्शन समझाने लग जाते हैं ना। वो देखो कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो accepting deposits in the form of savings, current या फिर fixed deposits. So there are different types of deposits या फिर accounts through which a bank accepts पैसा,
और डिपॉजिट्स। फर्स्ट इज सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या है, वो यूजुअली हर कोई इंसान जो है बैंक अकाउंट खोलता है इस तरह का। इसमें क्या है, आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको जमा करना है, पर आप क्यों कर रहे हो, अपने खुद के जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं उसको सिर्फ जमा कर रहे हो और उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट वेरी हाई, but there is some rate of interest. This is used usually by households, not by business firms. ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर कोई ये नहीं है कि आपको ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है। सेकेंड टाइप इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज यूजुअली हेल्ड और मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। यस, उनको क्या होता है, एक तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं किसमें, सेविंग्स अकाउंट में कितना विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में और कितने बार विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप कितने भी टाइम कितनी भी बार जो है अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। और आपके पास एक फैसिलिटी भी होती है, इफ यू आर क्रेडिट वर्दी, अच्छा अच्छा नाम है, बिजनेस है, तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे करो, अगर आपके बैंक अकाउंट में से सपोज 1 लाख है और आपको कभी किसी पॉइंट इन टाइम पे 1,30,000 या 45,000 की 50,000 तक की रिक्वायरमेंट हुई, तो बैंक क्या करेगा, आपको उतना पैसा विड्रॉ करना अलाउ कर देगा। तो एक्स्ट्रा मनी विच यू कैन ओवर, थ्रू विच यू कैन ओवर ड्रॉ योर अकाउंट। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो, जिसको हम ओवर ड्रॉ करना कहते हैं, दैट कैन बी डन एंड दैट फैसिलिटी इज गिवन टू यू अंडर करंट अकाउंट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, कैश क्रेडिट भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या टाइप्स है। लास्ट इज फिक्स डिपॉजिट विच इज ऑल्सो नोन एज द टर्म डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जहां पे आप लॉक इन टाइम पीरियड के लिए से सपोज 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए पैसा जो है बैंक के पास जमा करते हो। ठीक है, और उसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट देयर आर ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉइंग द मनी, यू कैन नॉट विड्रॉ बिफोर द टाइम पीरियड। इफ यू डू सो देन देयर इज सम पेनल्टी दैट इज अप्लाइड। से सपोज आपने 5 लाख जमा किए, आप जल्दी विड्रॉ करना चाहते हो तो बैंक कहेगा कि आपने इतनी जल्दी किए, इस वजह से मैं इतना पैसा जो है डिडक्ट करके आपको बाकी दे रही हूँ। क्लियर। सो बचा यहाँ पे, ऑब्वियसली जब बैंक आपसे पैसा लेगा तो इट विल पे यू इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक का एक्सपेंस है, आपके लिए रिसीट है। वेयरएज एडवांसिंग लोन, जो बैंक जो है आपको लोन्स भी देते हैं, हाँ या नहीं, किसी को घर बनाना है तो घर का लोन, हाउसिंग लोन। ठीक है, किसी को बिजनेस सेटअप करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कार लोन भी लेते हैं लोग, ओडी भी लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, इट विल चार्ज इंटरेस्ट, सो इट विल बी एन इनकम फॉर द बैंक। ठीक है, सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में सबसे पहले करंट अकाउंट डिपॉजिट, दीज आर पेबल ऑन डिमांड, मतलब whenever you require you can just issue an intimation to the bank either through your checks, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, एनी वे। ठीक है, आप सीधा जाओ और बैंक को बोलो मुझे पैसा निकालना है, दे आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड whenever you require। ठीक है, दूसरा, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय चेक और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, देयर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हाईएस्ट अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ, जैसे जस्ट लाइक अनलाइक सॉरी योर सेविंग्स बैंक अकाउंट, आप एक बारी में अगर डेबिट कार्ड से विड्रॉ करना चाहो, हर बैंक में हर अकाउंट के हिसाब से अलग अलग लिमिट होती है। ठीक है, किसी में 20,000 है, कभी किसी में 40,000 है, पूरे दिन का 1 लाख है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो वहां पे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन दीज डिपॉजिट्स, व्हाई, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, एक एक मिनट बाद आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, कभी डलवा रहे हो, ठीक है, कभी ओवर ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक देता नहीं है, बल्कि लेता है, क्योंकि बैंक चार्जेस के फॉर्म में या फिर ओडी के ऊपर लेता है। ठीक है, देन there are no restrictions on withdrawal or deposit, and businessmen use this account. Second is savings bank account. These are payable again on demand whenever you require, but there are certain restrictions. जैसे मैंने आपको बताया 1,40,000, 20,000 depending upon the type of account you have. These are withdrawal on demand by checks, but there are certain restrictions on the issue of checkbook. ठीक है, चेकबुक भी एक बारी में आएगी, हाँ या नहीं। अगर आपने एडिशनल इशू करानी है देन यू विल अगेन हैव टू फिल द फॉर्म एंड, मतलब वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। और चेक नंबर वगैरह भी वो पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ पे कितने निकलवाए हैं, फटा क्यों हुआ है, ये चेक आया क्यों नहीं, एंड सो ऑन, राइट। इंटरेस्ट आर पेड बट यूजुअली लेस देन दैट ऑन द फिक्स डिपॉजिट, मिलता है बट उतना नहीं मिलता जितना एफडी पे मिलता है। हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर यूजर ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट इसके और नाम है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ फिक्स टर्म या फिर लॉक इन टाइम पीरियड है जिसके लिए आपको पैसा जमा करना पड़ता है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज available here. ठीक है, then there are restrictions on withdrawal, why, because the money is paid only on maturity.
ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर यूजुअली यूजिंग दिस अकाउंट। एडवांसिंग लोन्स पे सबसे पहले there is कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या है बच्चों? बैंक जो है एक लिमिट, सर्टेन लिमिट जो है सैंक्शन कर देता है एक बिजनेसमैन को कि आप इतना पैसा जो है ना निकलवा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज जो है वो बैंक के साथ फर्निश करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी। ठीक है, पहली चीज क्या देखो, क्रेडिट लिमिट दे सकते हो बोरोवर को। ठीक है, और बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज जो है इशू करनी पड़ती है, पहली चीज। दूसरा, प्रोड्यूसर्स या ट्रेडर्स जो इस तरह का लोन कहते हैं लेते हैं। तीसरी चीज, द अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट क्या है, इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूज्ड, क्योंकि लिमिट दे दी ना, 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो। अब आप विड्रॉ कितना करते हो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं लगता। ठीक है, दैट इज कैश क्रेडिट। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली हाई, हाई होता है। ठीक है, then next is demand credits. This loan can be recalled or by the bank whenever bank demands it. बैंक ने आपको पैसा दे दिया, बैंक ने कहा जब मैं कहूंगा ना मुझे वापस देना पड़ेगा। अब वो 1 घंटा हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है, 10 घंटा हो सकता है, 24, 28, जितना भी हो सकते हैं। समझ गए, है ना। सो यहाँ पे recalled on demand with the bank anytime. The users are security brokers and those with whose credit needs fluctuate. तो obviously एकदम से खड़े पैर जिनको पैसा चाहिए होता है वही यूजर्स होंगे ना इसके। और जिनको, जैसे जैसे आप से सपोज अगर मैं ब्रोकर हूँ, ब्रोकर समझते हैं कि जो कि एग्जाम्पल में शेयर ब्रोकर हूँ, मैंने अब क्या करा, किसी से शेयर खरीद रही हूँ और किसी और को बेच रही हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने बहुत सारे सस्ते दाम पे शेयर्स मिल रहे थे मार्केट में, मैंने क्या करे, खरीद लिए। मेरे को पता चल रहा था सस्ते होने वाले, मैंने क्या करा उस टाइम पे, सुन लो। ठीक है, मैंने सस्ते में खरीद लिए। ठीक है, अब मुझे क्या है बच्चे, पैसों की उस टाइम जरूरत है, क्योंकि मैंने आगे बेचे नहीं है उसी टाइम खड़े पे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। हाँ या नहीं? तो मैं क्या करूंगी, या हो सकता है मैंने साथ के साथ ही डील करी हो, मैंने सबीरा को बोला कि मैं भव्य से खरीद रही हूँ और मैं आपको बेच दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी सबीरा ने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने कहा कि जब मेरे हाथ में सिक्योरिटीज रजिस्टर हो जाएंगी मैं तब दूंगी। अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं मैं 1 करोड़ रुपया भव्य को दे सकूं, तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास जाऊंगी, बैंक से पैसा लूंगी और उसको दे दूंगी। और जब बैंक कहेगा, ठीक है ना, जब भी बैंक कहेगा, 1 दिन 2 दिन, जब भी वो मांगेगा, 7 दिन, इट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन ऑब्वियसली, देन आई विल हैव टू रीपे बैक द मनी टू द बैंक। खड़े पैर पैसों की जब जरूरत है तो उस टाइम पे बैंक जो है मदद करता है। ओके, फिर उसके बाद होल अमाउंट इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट ऑब्वियसली, है ना। सो रह गया। शॉर्ट टर्म लोन्स बच्चे, दिस लोन इज गिवन एज पर्सनल लोन और आर एडवांस एज प्रायोरिटी सेक्टर्स अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये जो है किसको दिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स, मतलब जिनके ऊपर, जैसे इस बारी का बजट निकला और बजट में ऐसा बोला गया कि इस बारी हम ध्यान देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर या एसएमईज के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर, जिनमें डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन दिया जाता है इन सेक्टर्स को, अगेंस्ट ऑब्वियसली कोई ना कोई सिक्योरिटी तो होगी है, so that is your short term loan. And household firms are priority sector use this facility usually कह रहे कि household firms तो है ही है, और priority sector जैसे मैंने आपको बताया वो ये facility अवेल कर सकते हैं, whole amount is again chargeable. Now अब ऊपर में एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। ओवरड्राफ्ट हमेशा किसको मिलेगा, फैसिलिटी किसको मिलेगी, क्यों हंस रहे हो? ये गुरप्रीत, आगे आगे बैठ। अच्छा यार तू आगे आ जा प्लीज, मेरे को तंग मत कर। इतना शरारती तो है क्यों भाई? करता होगा, मैं मान सकती हूँ। अच्छा बता, मैंने भी क्या बताया, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। मैं तो ना अब आज के बाद, आप सबसे प्रॉमिस है, मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगी। ठीक है, इसको समझ आता है नहीं आता, मैं इसको ना गुस्सा करूंगी ना मैं इसको लिए अब कुछ समझाऊंगी एक्स्ट्रा, बस।
ओवरड्राफ्ट बच्चे अब क्या है, इन दोनों के अलावा जो भी फंक्शंस है हमारे क्या है, ओवरड्राफ्ट, सॉरी सेकेंडरी फंक्शंस है, उसमें से एक फंक्शन होता है ओवरड्राफ्ट फंक्शन। ओवरड्राफ्ट फंक्शन क्या है बच्चे, जहां पे बैंक अलाउ करता है किसको, एक करंट अकाउंट होल्डर को, कि वो क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है मोर देन द अमाउंट दैट इज लाइन डाउन इन द बैंक होल्डर्स अकाउंट। क्लियर? सो यहाँ पे बच्चे वही बात लिखी है, तो करंट बैंक अकाउंट में जिससे ज्यादा अमाउंट, जितना अमाउंट है उससे ज्यादा जब आप विड्रॉ कर सकते हो, और अगेन देर इज अ लिमिट इम्पोज्ड यहाँ पे, द ओनली डिफरेंस इज, देखो अब हमारे को कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है, बट फर्क क्या है, ओवरड्राफ्ट में आपको पूरे अमाउंट के ऊपर, जितनी आपको ओडी लिमिट दी है उसके ऊपर पूरे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वेर एज कैश क्रेडिट में जितना आपने यूज किया है सिर्फ उतना। क्लियर? सो सिक्योरिटीज फॉर ओवरड्राफ्ट आर यूजुअली फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, ठीक है, एलआईसी पॉलिसीज जो भी बहुत लिक्विड होती हैं और ट्रांसफरेबल इजीली होती हैं। The rate of interest is usually lower than charged on cash credits। मैंने आपको बताया ना, कैश क्रेडिट्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो ये कंपैरिजन बताया गया, पहला कंपैरिजन तो क्या है, ओडी के ऊपर पूरा जितना भी आपको ओडी दिया गया उसके ऊपर पूरे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कैश क्रेडिट में जितना आपने यूज किया उतने में लगेगा। पर फर्क क्या है, कैश क्रेडिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली हायर देन ओवरड्राफ्ट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब बच्चे नेक्स्ट क्या है, आपका एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक वाले क्या कहते हैं, आप जो है इस म्यूचुअल फंड में या यहाँ पे पैसे जो अपने लगा लो, इस तरह का फंक्शन भी तो करता है ना सेंट्रल कमर्शियल बैंक, यस करता है। तो कह रहे हैं वो क्या करता है, आपका एक तो रिटेल डायरेक्ट सुना है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुना है आपने, नहीं सुना? क्या होता है बच्चे, अब ना बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है बाय एंड सेल कराता है मार्केट में। ठीक है, आपको क्या करना है, जरा अपना बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है, और आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आज के टाइम पे, पहले तो क्या होता था सिर्फ ओएमओ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल करता है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द ओपन मार्केट, राइट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट थ्रू, या फिर टी बिल्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह बेचता खरीदता था। आज के टाइम पे यू कैन सिंपली जस्ट ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट तो है ये मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लूंगी विद आरबीआई, ठीक है, और डायरेक्टली गवर्नमेंट से, मतलब आरबीआई से ऑब्वियसली, डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच और खरीद सकती हूँ। ठीक है, जिसके बारे में एड भी आती है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट करके है। ठीक है, सो उसके बारे में बात करें, कह रहे पहले तो सिर्फ एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है हमारे पास, जहां पे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बेची जाती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, नंबर वन ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थ्रू विच द गवर्नमेंट बोरोस मनी फ्रॉम अस। ठीक है, हम जैसों को कागज दे देती है, उसके ऊपर ट्रेजरी बिल लिखा होता है। ठीक है, उसके बदले कहेगी आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए ये बोरोइंग है, मैं आपको इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दूंगी, एंड दिस इज यूजुअली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट। सेकेंड इज एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, अगेन ये पोस्ट ऑफिस यूजुअली इशू करते हैं, पर है क्या, नाम उसके ऊपर एनएससी है, और वही है कि आप उधार दे रहे हो और सरकार आपको उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली ऑन दीज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इज नॉट वेरी हाई, बट इट इज द मोस्ट रिलायबल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी हमारा पैसा नहीं मारेगी। ठीक है, दूसरी बात, अदर अप्रूव सिक्योरिटीज लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948, एग्जाम्पल सिक्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, यूटीआईज। ठीक है ना, तो कह रहे हैं, और दूसरा तरीका क्या है, तो गवर्नमेंट कहेगी मेरे नाम की सिक्योरिटी है, दो नाम की सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं वैसे, और एक और एग्जांपल इन्होंने एनएससी का दिया है, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। दूसरा तरीका क्या है, कि गवर्नमेंट कहेगी आप हाउसिंग बोर्ड के शेयर्स खरीदो, आप यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीद लो। ठीक है, तो ये तरीका है। थर्ड क्या है, अदर प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस जगह पे इस पीएसयू में इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स के आप ले लो सिक्योरिटीज, ले लो कोई कंपनी है रिलायंस है उसके शेयर्स खरीद लो, ये सारा तरीका भी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करा सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से सॉरी, कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही सिक्योरिटीज का प्रमोट नहीं करती, रादर ऐसे बोलती है कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है, मतलब जहां पे आपको रिटर्न भी हाई हो
और आपका एक सिक्योरिटी भी हो, तो मैं आपको एक अच्छा पैकेज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ जिसमें आपके पैसे जो है ग्रो करेंगे, 10 साल में इतने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, XYZ। तो वो क्या है, अदर प्राइवेट सिक्योरिटीज। क्लियर है, बात समझ आई? तो सेकेंडरी में नंबर 1 हमारे पास क्या था, ओवरड्राफ्ट। नंबर 2 हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फंड्स। क्लियर। नंबर 3 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी इजी। आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन कराया था आपको, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे देख लो, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने क्या करा, सेलर है, ये क्या है, सेलर है। इसने क्या करा, गुड्स जो है बेच दिए, ठीक है, एक्स को। और एक्स जो है वाई को पैसे नहीं दिए, उसने क्या कर दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू कर दिया, और उसने कहा मेरे को 60 दिन दे दो, गिव मी 60 डेज। 60 डेज मीन्स 2 मंथ्स। ठीक है, व्हाट विल आई डू, आई विल मेक यू द पेमेंट अगेंस्ट दिस बिल आफ्टर 60 डेज। मतलब एक तरह का उधार ले लिया 2 महीने का। बट वहां पे क्या, उधार के बदले आपको एक अश्योरेंस दे दी कि कल को अगर मैंने ना दिया दिया तो आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो, एक तरह का प्रूफ है। ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने पैसे तो दिए नहीं, लेकिन वाई को ना अभी के अभी पैसों की जरूरत है। ठीक है, ही वॉन्ट्स मनी नाउ। ठीक है, जितने भी से सपोज 60,000 लेने थे, उसको अभी के अभी पैसे चाहिए थे। तो वाई क्या करता है, ही हैज दिस फैसिलिटी ऑफ गोइंग टू द बैंक। ठीक है, बैंक है इसका PNB। इस पे गया और इसने कहा कि देखो जी बैंकर, मेरे पास ना ये बिल है जिसके पैसे एक्स से मुझे 60 डेज बाद, मतलब 2 मंथ्स बाद देने, और 60,000 मुझे मिलेंगे। बैंक कहता है मैं क्या करूं, वो कहेगा यार मुझे पैसों की अभी जरूरत है। तो बैंक कहेगा चल ठीक है, ऐसे कर, तू मुझे बिल बेच जा। क्या कर, ये जो बिल तेरे को मिला ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, तेरे लिए बिल रिसीवेबल है, तू मेरे को दे जा। ठीक है। तो वह कहता है अच्छा चल मैं दे देता हूँ। ये क्या करता है, अपना बिल रिसीवेबल बैंक को दे देता है। और बैंक इसके बदले ना इसको 60,000 नहीं बल्कि उससे थोड़ा कम अमाउंट, ठीक है, से सपोज 58,000 रुपीज दे देता है। ठीक है। कल को जब 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये बैंकर क्या करेगा, अब इसके पास है ना, जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज लगाएगा, किसके पास पैसा आ जाएगा, रिसीवेबल कौन हो जाएगा, बैंक। बैंक को कितने पैसे मिलेंगे, 60,000। कितने का फर्क दिख रहा है, 2,000, जो कि एक्स को कम, सॉरी वाई को कम मिले। यस, सो दिस इज अ डिस्काउंट, हाँ या नहीं, क्योंकि अर्ली पेमेंट रिसीव कर लें तो डिस्काउंट है। किस तरह का डिस्काउंट है, बिल के ऊपर डिस्काउंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी कौन करता है, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू बैंक। क्लियर। So here, the holder of bill of exchange offers the bill to the bank to avail early funds than the date specified in the instrument. So this is the example that we've just done. Clear? चलो आगे। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी एज अ नेम सेज कि बैंक जो है इट एक्ट्स एज एन एजेंट। आपने देखा हो, ऐसा कहेंगे कि LIC की पेमेंट जानी है, तो आपके ही बैंक से ऑटो डेबिट आप लगा देते हो कि हर साल या हर महीने जिस हिसाब से पेमेंट करें। जैसे एग्जांपल है, मैं नेटफ्लिक्स के अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया, ऑटो डेबिट कर दिया मेरे बैंक से डायरेक्टली, हर महीने जो अमाउंट स्पेसिफाइड कट जाएगा। ठीक है। सो ये क्या है, एजेंसी फंक्शन है जो कि बैंक मेरे लिए परफॉर्म करता है। मैंने क्या किया, मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। से सपोज मैं कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती हूँ हर साल, तो मैंने लिंक कर दिया। मैंने क्या कहा, बैंक मेक दिस पेमेंट, मतलब वो ये ऑटो डेबिट ही है ना, कि मेक दिस पेमेंट टू द इंश्योरेंस एजेंट, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, इस साल हर साल इस दिन पे यहाँ पे इसको पैसे चल जाने चाहिए। ठीक है। या चेक, वही बात है, चेक इश्यू करती हूँ मैंने, से सपोज सबीरा को पैसे देने थे, मैंने चेक इश्यू किया पे सबीरा। सबीरा क्या करती है, अपने बैंक में लगाती है, मेरा बैंक वाला इसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देता है। अगेन मेरा एजेंट कर रहा है ना, मेरे एक तरह के छोटू के काम कर रहे हैं सारे, हाँ या नहीं। तो वो सारे एजेंसी फंक्शन है। क्लियर। सो रीड करते हैं, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सर्विसेज, हाँ या नहीं। सेकंड, परचेज एंड सेल, मेरे भी आप पे खरीद भी सकता है, हाँ या नहीं। कैसे खरीदोगे बताओ, मेरे पास आज मैंने घर खरीदना है, एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घर था, मैंने अपना पुराना घर खरीद बेचा 13 करोड़ का, और नया खरीद लिया फॉर 16 करोड़। ठीक है। अब एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, 3 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं है। मैं क्या करूंगी, आई विल रीच माई बैंक एंड आस्क फॉर व्हाट, हाउसिंग, हाउसिंग लोन,
हाँ या नहीं? लोन तो चलो इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है, लोन वो मुझे दे रहा है, बट क्या कर रहा है, एक बारी के लिए मेरे लिए परचेज कर रहा है हाउस, यस और नो? सो गया परचेज। सेल भी कर सकता है, हाँ या नहीं? मैंने घर ही अपना बेचा, सीधा पैसे बोला यहाँ पे इस अकाउंट में मेरे डाल देना, तो सेल भी कर रहा है, यस। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, वही वो होता है ऑटो डेबिट। ठीक है, मैंने अभी कहा पैसे इसको दे दो, काट देगा। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में कहीं पे भी पैसे की अगर ये लिखा हो जाता है, हाउ डू यू प्रेफर द मनी टू बी, हाउ डू यू प्रेफर रिसीविंग द मनी, ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ कि क्रेडिट टू माई बैंक अकाउंट सो एंड सो, हाँ या नहीं? तो वो जिसने पेमेंट करनी है वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा, तो रिसीव भी तो कर रहे हैं ना डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? और शेयर्स, यस, पता है ना आजकल जो भी ट्रेडिंग है थ्रू सेबी इंस्ट्रक्शंस, इट हैज टू बी इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल सिक्योरिटीज आती हैं, तो पैसा भी क्या आएगा, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में आएगा, मेरे घर में पे ऑर्डर नहीं आएगा, मनी ऑर्डर। ठीक है जी। देन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मेरे को अगर किसी को पैसा भेजना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली भेज सकती हूँ, स्कैनर्स भी कर देते हैं। बैंक इज अ गारंटर। ये क्या है बच्चे, मेरे को अगर से सपोज कोई पैसे किसी से सामान खरीदा उधार पे, बैंक क्या करता है, कहता है कि अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दे दूंगा इसकी जगह, तो गारंटी ले रहा है बैंक, यस। दिस इज यूजली डन फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है ना, जब भी अगर मैंने पैसे उधार से सामान से सपोज खरीदा कहीं बाहर से, ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं बैंक के नाम पे। ठीक है, सो यहाँ पे बैंक जो है गारंटर बनता है, बैंक जो है बाहर वालों को पैसे दे देगा, ठीक है, और कहेगा ये इंसान जो आपको 3 महीने बाद देगा, कहने की बात है हमारा बैंक दूसरे बैंक को ऑलरेडी पैसे दे चुका होता है, हमें अब पैसे देने होते हैं बैंक को। ठीक है, दिस इज अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, क्लियर? सो गारंटर बन सकता है, गारंटर समझते हो ना, अगर इफ आई फेल दिस पर्टिकुलर पर्सन विल पे मनी इन ऑन माई बिहाफ, दैट इज गारंटर बन रहा है। Last is income tax facility. The income tax again is now deposited only online. Clear? मैं जाके लाइनों में नहीं लगूंगी, सीधा क्या करूंगी, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पेमेंट होगी। पता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इन आईटीआर इज 15th of September this year. Clear? Then miscellaneous functions, बच्चे issuing of travelers check. Now this was something ये पहले prevalent होता था, कुछ नहीं easy है ये ना बच्चे, क्या है, एक चेक बुक तो ये होती है ना कि मेरे बैंक अकाउंट है, अगर से सपोज मेरे एसबीआई में है, तो मेरी चेक बुक क्या होगी, एसबीआई की होगी, मेरे को इंडिया में कहीं पे भी किसी को भी पेमेंट करनी में वो चेक काट के दे सकती हूँ। लेकिन आपको लगता है अगर मैं बाहर से सपोज जापान घूमने गई तो जापान में इंडिया का एसबीआई का चेक कोई खरीदेगा? नहीं। तो क्या होता है, मेरा बैंक जो है मुझे एक चेक बुक, जो कि ट्रैवलर्स चेक बुक होती है, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द अदर बैंक्स आउटसाइड। ठीक है, अब तो क्या है, हर कोई फॉरेक्स लेके चलता है, ये नहीं तो प्लास्टिक मनी होती है सबके, है ना, ट्रांसफर भी होते हैं फंड इजीली आजकल। बट उस टाइम पे पुरानी बातें हैं ये, जब या तो कैश उठाओ नहीं तो चेक बुक होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे एक चेक बुक होती थी जिसको ट्रैवलर्स चेक बुक कहते हैं, जो जहाँ पे जो किसी भी जहाँ कहीं पे भी कंट्री में जाओ तो ये वाला चेक जो है इजीली एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर? तो ये भी हमारा बैंक करता है, इशू करता है ना हमारे को चेक बुक, इस तरह के हम चाहे लेंगे, यस। लॉकर फैसिलिटी भी देता है बैंक। ये मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा छोटे मोटे चिटर मुटर फंक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है समझा, ये आप दोनों को तो पता होगा, कॉमर्स वालों को, एक दो तीन बच्चे बैठे कॉमर्स वाले, आप वो ह्यूमैनिटीज वाले हो ना कार्तिक? हम्म। अंडर राइटिंग का मतलब समझाओगे? इशू करता है, राइट। But under securities, there was a ban just in case for you have to meet a certain number of shares that have to be subscribed. And अगर वो नहीं होता तो बैंक acts as an underwriter as वो subscribe कर देता है। परफेक्ट। बच्चे क्या होता है, आपका जो भी इशू, अब समझ रहे हैं, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या रिस्पॉन्स आगे से मिलने वाला है, लोग मेरे शेयर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, डर है मुझे, मैं क्या करती हूँ, मैं बैंक्स को जैसे यूजुअली, और हमारे पास और भी अंडर राइटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है बैंक ही हो। अब मेरे को डर है कि मेरी कोई सिक्योरिटीज खरीदा ना खरीदे, तो मैं, बैंक जो है ना मुझे प्रॉमिस करता है कि देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिसीव करनी पड़ती है, विच इज इक्वल टू 90% ऑफ योर अमाउंट, राइट? तो अगर 1 लाख सिक्योरिटीज इशू करी है,
तो मेरी 90,000 सिक्योरिटीज जो है वो लोगों ने खरीदी होनी चाहिए, शेयर्स मेरे, समझ रहे हैं? अब वो डर है ना मुझे कि मेरे लोग खरीदे ना खरीदे, फेल हो सकती हूँ ना मैं एज ए कंपनी, यस और नो? तो मैं, मेरे को डर है। बैंक वाला कहता है कोई बात नहीं, तो टेंशन ना ले, तेरे शेयर्स मैं खरीदूंगा। ठीक है, कोई खरीदा या नहीं खरीदा, मैं खरीदूंगा, तेरी कंपनी में चला दूंगा, आगे जाके मैं जिस मर्जी को जैसे मर्जी भेजू। तो ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं करेगा, कोई कमीशन चार्ज करेगा ना, अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं उसको। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि अगर तेरी सिक्योरिटीज कोई ना खरीदी ना, तो इतनी तो मैं, सारी की सारी जितनी भी तेरी रहेगी मैं खरीद लूंगा। सो दैट इज अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय योर कमर्शियल बैंक। क्लियर? देन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स। अगर आपको किसी बाहर की कंट्री के वो पैसे खरीदने हैं, डॉलर्स अगर मुझे चाहिए अभी यूएसडी, तो मैं कहाँ से करूंगी, खुद तो नहीं छापूंगी, आरबीआई की बस भी नहीं जाती, या तो मनी एक्सचेंज जो करते हैं उनके पास चल जाऊंगी। नहीं तो क्या, बैंक। ठीक बात है। अगर जो एक्सचेंज वाले बंदे भी बैठे होते हैं, जैसे 17 में एक बैठा है, वो भी ऑथराइज्ड होता है बाय बैंक, आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया होता है। लेकिन वो भी किससे खरीदेगा, ऑब्वियसली किससे खरीदेगा, कमर्शियल बैंक से। वेरी गुड। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेक्स कैन ऑल्सो बी डन, कैन ओनली बी डन बाय द पब्लिक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। वेरी नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक सिस्टम। सो इट्स वेरी सिंपल, ये हमने ऑलरेडी पहले कर भी रखा है, मैं एक बारी एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। पूर्वी आपको अब तक समझ आ रहा है सारा? Yes, ma'am. आई सपोज इट यस, मतलब आधा ही सुना है। से सपोज बच्चे मैं बैंक हूं, मेरे पास एक फ्रेश 1,000 रुपीज जो है डिपॉजिट आए। ठीक है, सो दिस डिपॉजिट आई विल कॉल प्राइमरी डिपॉजिट। फर्स्ट टाइम जो आया मेरे पास, दैट्स द प्राइमरी डिपॉजिट फॉर मी, राइट? एज पर द मेंडेशंस ऑफ आरबीआई, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एलआरआर रखना पड़ता है साइड पे। LRR is CRR plus SLR. CRR is your credit reserve ratio and SLR is statutory liquidity ratio. Very good. So बच्चे CRR ऐसा अमाउंट है जो कि बैंक ने, से सपोज मैं एसबीआई हूं, मैंने रिसीव किया और मुझे इसके यहाँ जमा करना है, ये सेंट्रल बैंक के पास जमा करना है। ठीक है। और एसएलआर ऐसा अमाउंट है जो कि मुझे अपने पास जमा करके रखना है इन केस ऑफ एनी सर्टन कंटिजेंसीज इन द फ्यूचर। डर है कि मैं डूब जाऊंगी, एकदम से सारे लोग पैसा इकट्ठे लेने आ जाएंगे, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है। तो अभी एक बार के लिए समझ लो, एलआरआर से सपोज हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10% है। दैट मीन्स कितना पैसा मैं मार्केट में लोन की तरह नहीं दे पाऊंगी? हाँ, 100 रुपीज, दैट इज 10% ऑफ 1,000। ठीक है। तो 100 रुपया मैंने यहाँ रख दिया, कितना है मैं इशू कर सकती हूँ आगे, आज वो लेंड कर सकती हूँ 900। लेकिन अब ये क्या, मेरा सेकेंडरी डिपॉजिट है, हाँ या नहीं? देखो, कोई भी मेरे से अगर पैसा उधारे लेगा तो मैं उसके हमेशा बैंक अकाउंट में डालूंगी। ठीक बात है, लोन कहाँ आता है, बैंक अकाउंट में आता है, किसी के भी दुनिया के, हाँ या नहीं? यस। सो बच्चा ये क्या है, एक सेकेंडरी डिपॉजिट है, क्योंकि मेरा ही डिपॉजिट था जो मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर? अब इसमें से भी बैंक कितना अपने पास जमा करेगा, 10%, दैट इज 90 रुपीज। एंड लेंड कितना कर देगा, 810। अगेन दिस इज योर सेकेंडरी डिपॉजिट ओनली। उसमें से 81 अपने पास रखेगा, फिर 729 इशू कर देगा, फिर 72.9 रखेगा, एंड 650 समथिंग जो है वो आगे इशू कर देगा, एंड सो ऑन। यस। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल your initial deposit is equal to your LRR. Yes. And हमारा actual total deposits are equal to what, Piyush? Your primary deposit into your multiplier। इस केस में मल्टीप्लायर क्या होगा, 1/LRR। आगे हमने पढ़ा हुआ है ना, अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो इट विल बी 10 times। क्लियर? आ जाओ देख लेते हैं। और भी आपको कुछ समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. So let us assume that the entire commercial banking system is one unit. So इसको हम बैंक्स बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड ओनली थ्रू बैंक्स। एंड जो कोई भी कर रहा है चेक्स के थ्रू कर रहा है, पुराने जमाने की बात है, अब तो नेट बैंकिंग भी है। तो सपोज इनिशियली
हमारे को जो अमाउंट आया डिपॉजिट का वो 1000 है। ठीक है, बैंक जो उसको लोन देगा, लेकिन लोन के लिए, लोन देने से पहले उसको एक लीगल रिजर्व रेशो जो है अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, एज पर द मेंडेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ व्हाट, आरबीआई डायरेक्शंस। यस। उसके दो हिस्से होते हैं। सीआरआर ऐसा अमाउंट ऑफ एलआरआर जो कि हमारे को किसके पास जमा करके रखना होता है, सेंट्रल बैंक के पास। वेरी गुड। जिसको कंफ्यूजन होती है, सी है तो सेंट्रल आगे चल जाएगा। ठीक है, और एसएलआर जो खुद के पास जमा कर रहे हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द अमाउंट दैट यू हैव टू, दैट द कमर्शियल बैंक्स आर बाउंड टू कीप विद देम्स। क्लियर। सो वही बात है, एलआरआर इज 10%, तो 100 विल बी कैश रिजर्व। अगेन लेंड कितना करोगे, 900, 900 में से अगेन 90 विल बी केप्ट विद योरसेल्फ एंड सो ऑन। लेट्स जस्ट डू इट थ्रू दिस टेबल। ये मेरे इनिशियल डिपॉजिट है 1000, एलआरआर 100 है, लोन 900। अगेन यहाँ पे एलआरआर अब 90 बचा, लोन कितने का दोगे, 110, एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टाइम योर टोटल डिपॉजिट्स आर, हाँ, वाई 10,000, क्योंकि मल्टीप्लायर। वेरी गुड। और मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चे, 1/LR। क्लियर है, यस और नो। अगेन मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स द मनी इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर है, कितनी बार थ्रू चेंजिंग हैंड्स जो बैंक है वो एक्स्ट्रा मनी कितना कैसे क्रिएट कर पाएगा। सो कह रहे हैं ये इकोनॉमी में इतनी बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, 1/LR। से सपोज, अब आपने मुझे बताना है, ये इस हिसाब से नहीं, अगर से सपोज एलआरआर 20% है। ठीक है जी, इधर ध्यान दो बच्चे, अगर एलआर कितना है, 20% है, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1/20% इज इक्वल टू 5 टाइम्स, हाँ या नहीं। सो पीयूष, मेरे टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 5, दैट इज 5000। वेरी, हाँ या नहीं, ये तो सेम ही रहेगा, इट वुड चेंज, बट लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर 4000। ठीक है जी। सो एक बात यहां से हम समझ पा रहे हैं कि हायर द एलआर, अगर एलआरआर बड़ा है, मल्टीप्लायर क्या होगा, छोटा होगा। मल्टीप्लायर छोटा होगा मतलब लोन भी कम दिए होंगे और टोटल डिपॉजिट्स भी कम आएंगे। अगर एलआरआर छोटा है, अब छोटे का एग्जांपल लेके देखो, 5% ले लो उसको। ठीक है जी, 1/5% विल बी 20 टाइम्स। ठीक बात है। सो व्हाट विल बी योर टोटल डिपॉजिट भविष्य, 20,000। यस, वेरी गुड। So 1000 into 20 will be 20,000. Again, this will be same, है ना? Your initial deposits की equal. And what will be this? This will be your 19,000, right? ठीक बात है बच्चे? तो एक चीज समझ आ रही है, एलआरआर छोटा तो मल्टीप्लायर बड़ा, पैसा भी ज्यादा। ठीक है, इकोनॉमी में। लेकिन अगर एलआरआर बड़ा है, ठीक है, एलआरआर बड़ा है तो मल्टीप्लायर छोटा और हमारी इकोनॉमी में पैसा भी कम। क्लियर। क्योंकि एलआरआर है क्या, जो बैंक अपने पास जमा करके रख रहा है यार, अगर जमा ही करके रखेगा तो बाकी लोगों के पास खर्चने के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो ये लिखा है, नोट दैट लोअर एलआरआर हायर विल बी द मल्टीप्लायर एंड मोर मनी क्रिएशन एंड वाइस वर्सा। क्लियर। So first, banking experience has revealed that not all the depositors approach the bank for withdrawal of money at the same time। पहली बात तो ये है ना, देखो क्या आज मैंने जमा किए पैसे, हम सब जमा करके आए, क्या एक ही दिन में सारे बंदे सारे के सारे पैसे बैंक से निकाल सकते हैं ना। कह रहे पहली तो ये बात है, ऑब्वियसली एज्यूम्ड भी, और ये रियलिटी भी है, हर कोई सारा पैसा इकट्ठे नहीं बैंक से निकाल के आएगा। दूसरी चीज, सेकेंडली देयर इज कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स ऑल्सो इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर निकल रहे हैं तो और लोग जमा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से सफिशिएंट पैसा है बैंक्स के पास कि वो डिमांड्स को फुलफिल कर सके। क्लियर है। सो उर्वी, मैं आपको रीसेंड करूँ लिंक, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, तो ज्वाइन कर लेना अभी।